प्रधानमंत्री को अयोध्या का जिम्मेदार बताते कौन कैबिनेट की मीटिंग में फूट फूट कर रोने लगा। जिस वक्त अयोध्या का विवादित ढांचा गिर रहा था, क्या पीएम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे? क्या था यूपी गवर्नर की उस गुप्त रिपोर्ट में जिसने पीएम नरसिम्हा राव को कल्याण सिंह सरकार गिराने से रोक लिया? और क्या नरसिम्हा राव अयोध्या का विवादित ढांचा बचा सकते थे? ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं अयोध्या आंदोलन से जुड़ी हमारी खास सीरीज, जिसमें हम अयोध्या मसले से जुड़े कई अनसुने किस्से आपको बताएंगे वाया एक किताब जिसका नाम है युद्ध में अयोध्या। किताब के लेखक हैं टीवी9 के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा। कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए ताकि बाद में हम उसे शीशे में रख लोगों को दिखला सकें कि बाबरी मस्जिद बचाने की हमने पूरी कोशिश की। बेबसी से भरे शब्द थे कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के खानदानी निष्ठावान माखनलाल पोतेदार के। वो ऐसा करने की अपील देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से कर रहे थे। अपील कर रहे थे कि सेना की मदद ले लो। एयरफोर्स के जरिए आंसू गैस के गोले गिरवाने की गुजारिश कर रहे थे ताकि कार सेवकों को तितर बितर किया जा सके। जवाब में नरसिम्हा राव चुप रहे और थोड़ी देर बाद बोले, मैं आपको दोबारा फोन करता हूं। पोतेदार अपनी आत्मकथा चिनार लीव्स में इस वाक्य के साथ एक मीटिंग का जिक्र भी करते हैं जो 6 दिसंबर की शाम विवादित ढांचा गिरने के बाद हुई। इसी में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने का फैसला किया गया। पोतेदार कहते हैं कि जब वे 15 मिनट देरी से इस मीटिंग में पहुंचे तो सन्नाटा पसरा हुआ था। पोतेदार ने पूछा, सबकी बोलती क्यों बंद है? माधवराव सिंधिया बोले, आपको नहीं पता क्या कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है? पोतेदार ने सबके सामने कहा, राव साहब, इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। मगर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक शब्द भी नहीं बोला। अर्जुन सिंह अपनी आत्मकथा अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर-ग्लास ऑफ टाइम में लिखते हैं, पूरी मीटिंग के दौरान नरसिम्हा राव इतने हतप्रभ थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। माखनलाल पोतेदार तो इस मीटिंग में फूट फूट कर रोने लगे थे। नरसिम्हा राव के लंबे समय तक सहयोगी रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी आत्मकथा द टर्बुलेंट ईयर्स में लिखा, बाबरी ध्वंस न रोक पाना पीवी की सबसे बड़ी असफलता थी। पीवी को दूसरे दलों से बातचीत का जिम्मा नारायण दत्त तिवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं को सौंपना चाहिए था। एसबी चौहान सक्षम वार्ताकार थे, पर वे उभर रहे भावनात्मक पहलू को नहीं समझ पाए। पीआर कुमार मंगलम भी युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन थे। वे पहली बार राज्य मंत्री बने थे। पर पीवी नरसिम्हा राव का इन आरोपों पर क्या कहना है? इसका जवाब उन्होंने अपनी किताब 6 दिसंबर में दिया है। वे लिखते हैं, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सवालों की बौछार इस मुद्दे पर होती है कि आपने 6 दिसंबर 1992 की तोड़फोड़ से बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पहले ही यूपी में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया? राव अपनी लाचारी बताते हुए लिखते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत किसी सरकार को तभी हटा सकते हैं जब कानून और व्यवस्था भंग हो गया हो, ना कि जब कानून व्यवस्था के भंग होने का अंदेशा हो। वे कहते हैं, ऐसे वक्त राज्यपाल की रिपोर्ट ही आधार होती है। 3 रोज पहले ही राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी ने जो रिपोर्ट भेजी, उसे पढ़ने के बाद कौन सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती? फिर सत्यनारायण कोई संघ के आदमी तो थे नहीं, वे समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, तेलुगु देशम से आते थे। सवाल उठता है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या था और क्या वाकई इसके बिना नरसिम्हा राव असहाय थे? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के पहले आपको बताते हैं उस गवर्नर वाली रिपोर्ट में क्या लिखा था। रिपोर्ट में लिखा था, ऐसे इनपुट्स हैं कि बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे हैं, पर वे शांतिपूर्ण हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को साफ आश्वासन दिया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि राज्य सरकार विवादित ढांचे की संपूर्ण सुरक्षा करेगी और विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त भी किए गए हैं। मेरी राय में अभी ये उपयुक्त नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश को बर्खास्त करने ऐसा कोई सख्त कदम उठाया जाए या राज्य विधानसभा भंग कर दी जाए या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल राज्य में बल्कि देश के अन्य भागों में भी बड़े पैमाने पर हिंसा फैल सकती है। विवादित ढांचे को क्षति पहुंचाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी राय में इस मामले पर हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और विभिन्न विकल्पों पर सोच विचार कर ही इस मुद्दे पर किसी भी निर्णय के पक्ष विपक्ष पर गौर करना चाहिए। हमें जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचना चाहिए।
नरसिम्हा राव का कहना था कि राज्यपाल की भेजी इस गोपनीय रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उनके सामने विकल्प नहीं थे, सिवाय इसके कि वे संघीय ढांचे की मर्यादाओं के अनुसार राज्य सरकार के भरोसे और वायदे पर विश्वास रखते। किताब युद्ध में अयोध्या के अनुसार हालांकि उनका ये भरोसा एक राजनैतिक मिसकैलकुलेशन था, जिसका अवसाद उनको अंत तक रहा। यहां तक कि वे राज्यपाल सत्यनारायण से घटना के बाद बहुत नाराज थे, इसलिए वे 6 दिसंबर को राज्यपाल का फोन तक नहीं ले रहे थे। पर क्या नरसिम्हा राव इतने ही लाचार थे जितना वो अपनी किताब में बता रहे हैं? जवाब है नहीं। ऐसे कई और भी सवाल हैं जो उठते हैं कि जब 6 दिसंबर को 12 बजे तक पुलिस और सुरक्षा बलों का इकबाल खत्म हो गया था तो नरसिम्हा राव को कल्याण सिंह सरकार तुरंत बर्खास्त करने में क्या दिक्कत थी? वो सरकार की बर्खास्तगी के लिए 9 घंटे तक ढांचा गिरने का इंतजार क्यों करते रहे? बात सीधी सी है। नरसिम्हा राव भी कार्रवाई के बाद रक्तपात की जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। आसान भाषा में कहें तो वे अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। 6 दिसंबर को पीएम नरसिम्हा राव की मनोस्थिति क्या थी, वो क्या कर रहे थे, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसका एक ब्यौरा एक और किताब व्हील्स बिहाइंड द व्हील में मिलता है। इसे लिखा है PVR के प्रसाद ने, जो नरसिम्हा राव के अतिरिक्त सचिव और उनके सर्वाधिक भरोसेमंद अधिकारी थे। प्रसाद वही अधिकारी थे जिनका इस्तेमाल नरसिम्हा राव ने संत समाज में तोड़फोड़ करने के लिए किया था। प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं, विवादित ढांचा जब गिर रहा था तो नरसिम्हा राव बेचैनी में अपने कमरे में टहलकर खुद से जोर जोर से बातें कर रहे थे। वे आक्रोश में थे। वे कह रहे थे, हम बीजेपी से लड़ सकते हैं लेकिन हम भगवान राम से कैसे लड़ेंगे? बीजेपी का बर्ताव ऐसा है जैसे भगवान राम पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। जब हम कहते हैं कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम नास्तिक हैं। भगवान राम हमारे लिए भी भगवान है, हम भी उनकी पूजा वैसे ही करते हैं जैसे वे करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बहाने वे कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? पत्रकार कुलदीप नैयर ने तो अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में और विस्फोटक दावा किया था। लिखा था, मुझे जानकारी है कि राव की बाबरी मस्जिद विध्वंस में भूमिका थी। जब कार सेवक मस्जिद को गिरा रहे थे तब वो अपने निवास पर पूजा में बैठे हुए थे। वो वहां से तभी उठे जब मस्जिद का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। हालांकि क्या कुलदीप नैयर वहां स्वयं मौजूद थे? इस पर वे कहते हैं कि उनको ये जानकारी समाजवादी नेता मधु लिमि ने दी थी, जिनको ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके एक सोर्स ने बताई थी। उन्होंने सोर्स का नाम नहीं बताया। नरसिम्हा राव पर बहुचर्चित किताब हाफ लाइन लिखने वाले विनय सीतापति भी इस मामले में नरसिम्हा राव को क्लीन चिट देते हैं। ढांचा गिराए जाने के बाद 3 बड़े पत्रकार निखिल चक्रवर्ती, प्रभास जोशी और RK मिश्रा भी नरसिम्हा राव से मिलने गए। सभी जानना चाहते थे कि 6 दिसंबर को नरसिम्हा राव ने ऐसा क्यों होने दिया, इसे क्यों नहीं रोका। तो नरसिम्हा राव का जवाब था, क्या आप लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती? मैंने जो कुछ किया सोच समझ कर किया। मुझे बीजेपी की मंदिर राजनीति को खत्म करना था, वह मैंने कर दिया। तो किस्सा यही खत्म होता है। अगले अंक में आपको बताएंगे उस मुकदमे के बारे में जिसका फैसला 5 दिन पहले आ जाता तो शायद विवादित ढांचा कार सेवकों के गुस्से का शिकार नहीं होता। बाकी आपका इस मसले पर पीएम नरसिम्हा राव के रोल पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।